हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स इस बार सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो पांचों यूनिट का सिलेबस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और इस सब्जेक्ट को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 का ये सिलेबस मैंने आपको दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है। 2 मार्क्स में एकेटीयू में ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है। मोमेंट एंड कपल क्या होता है ये हम समझेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी 2 मार्क्स में एकेटीयू में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं एक बार फिर से इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स हमारी यूनिट नंबर 1 है और आज का जो हमारा टारगेट है इस लेक्चर का फोर्स और फोर्स सिस्टम क्या होता है, मोमेंट एंड कपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, एकेटीयू पीवाईक्यूज जो क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा और डीपीपी आपको मैं लास्ट में इस लेक्चर के देने वाला हूं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनको अभी तक नहीं पता है कि एकेटीयू के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी सब्जेक्ट्स हमारे गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर चल रहे हैं, जहां पर आपको एकेटीयू के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, एकेटीयू पीवाईक्यूज और डीपीपी उनके सॉल्यूशंस, हर एक चीज आपको एप्लीकेशन के अंदर एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल रही होती है। एक सिस्टमेटिक मैनर में हर चीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। पूरे का पूरा कंटेंट रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग भी अगर एकेटीयू एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको फुल कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनरोल करके आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट। ये फोर्स है, एक एक्सटर्नल एजेंट है और जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी पार्टिकल पे या किसी बॉडी पर कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है यहां पर आप देखिएगा। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को आप बॉडी भी लिख सकते हैं, पार्टिकल भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप जो आपका मन करे। तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है ना, रेस्ट में है, तो हम फोर्स लगा करके इस बॉडी को मोशन में ला सकते हैं, इसको मूव करा सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फोर्स लगा करके हम उसको रोक सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम फोर्स लगा करके उसकी वेलोसिटी को, उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसकी फोर्स लगा करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये कोई जो बॉडी है, इस पर मैं क्या कर सकता हूं, मान लीजिए कॉपर का कोई वायर है, इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, यानी इसकी शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। आप सभी जानते हैं फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, और फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, F से हम इसको डिनोट कर रहे होते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज है, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता थी 9th और 11th में स्कूल में आप इनको सबको पढ़ करके आते हो। एकेटीयू 2023-24 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स 2 नंबर में पूछा गया था। तो ये पहली स्लाइड थी हमारी, पहली स्लाइड से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला था, जो ऑलरेडी एग्जाम देकर के अभी एफएमई का आए हैं, फर्स्ट सेम से सेकंड सेम में आए हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप सभी लोगों को पहले से पता होगी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, जैसे डिस्टेंस हो गई, है ना। दूसरा, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है ना। जैसे फोर्स है, जैसे वेलोसिटी है, तो उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो फोर्स के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हो कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हम कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन। तो इस चीज को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि अभी आज के लेक्चर में हम फोर्स की बार बार बात कर रहे होंगे, फोर्स सिस्टम की बात कर रहे होंगे। तो अगर जब भी आप फोर्स की बात करें तो इन चारों पॉइंट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपका भी जो सेम 1 का एग्जाम देकर के अभी सेम 2 में आ गए हैं, जब उनका रिजल्ट आएगा तो वो देखेंगे कि यार हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे एफएमई का एग्जांपल ले लो। एक बच्चा बोलेगा कि सर मैं तो 70 आउट ऑफ 70 करके आया था, तो मैं तो 60 प्लस एक्सपेक्ट कर
कर रहा हूं। भाई अटेम्प्ट करने के साथ साथ आपको यह भी देखना है व्हाट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप एग्जाम के अंदर जो कंटेंट लिख रहे हो वो उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है आपकी। तो मैं आपसे कहूंगा, हमेशा ये कहता हूं मैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट ओनली एफएमए, कि जहां पर भी आप डायग्राम बना सकते हो, अगर पॉसिबल है कि हम डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम को बना करके ही समझाना चाहिए। जैसे फोर्स को आप इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं 2 मार्क्स में, लेकिन डायग्राम से अगर आप समझा देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं यहां पर कि फोर्स के जो 4 पॉइंट, जो 4 चीजें हैं, जो फोर्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आपने ध्यान में रखना चाहिए। देखो यहां पर कोई ये वॉल है, ये कोई फ्लोर है, यहां पर एक रॉड लगी हुई है, रॉड को हमने रखा हुआ है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है यहां पे, यस ये कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ए। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर एक फोर्स लगा देते हैं यहां पर। अब यहां पर अगर कोई फोर्स लगा हुआ है, बात कर रहे हैं कि फोर्स होता क्या है। फोर्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? फोर्स के बारे में आपको उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो फोर्स को हम लिखते हैं एफ से, तो मान लेते हैं कि यहां पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि किस पॉइंट पर ये फोर्स अप्लाई किया हुआ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे पॉइंट ए है, इसको आप बोल दो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो बताओ कौन से पॉइंट पे ये फोर्स लगा हुआ है। तो पॉइंट ए पर ये फोर्स लगा हुआ है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा यहां पर ए। तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसे पता लगेगा? ये जो इसकी इधर जो है पूंछ है इसकी, इसको आगे बढ़ाओ और हेड को भी आगे बढ़ाओ, टेल और हेड को आगे बढ़ाओ, तो ये बना वर्टिकल। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा है? वर्टिकल। अगर मान लीजिए ये फोर्स ऐसे लगा होता, लाइक दिस, अगर ये फोर्स ऐसे होता तो आप क्या करते? इसको इधर बढ़ाते, इसको इधर बढ़ाते, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो जाता? हॉरिजॉन्टल। यस और नो? कैसा हो जाता? हॉरिजॉन्टल। तो फिलहाल जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसा है? दैट इज वर्टिकल। दैट इज वर्टिकल। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो जाएगा? वर्टिकल। चौथा पॉइंट आता है डायरेक्शन क्या है इसकी। अगर कोई फोर्स लगा है तो उसकी कुछ डायरेक्शन तो होगी, वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अगर कल के दिन को फोर्स ऐसे लगा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है। फोर्स ऐसा भी तो हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि ये फोर्स टुवर्ड्स राइट लगा हुआ है ना। किस डायरेक्शन में? ईस्ट में है, वेस्ट में है, लेफ्ट में, राइट में, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या है फोर्स की, ये आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल इस डायग्राम के हिसाब से जो फोर्स दिख रहा है आपको, तो हम ये कह सकते हैं इस फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज डाउनवर्ड। दैट इज डाउनवर्ड। यस और नो? तो ये चारों पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए। तो एक बच्चा क्या करेगा? बिना डायग्राम के बस इतनी सी बात लिखेगा। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं इस डायग्राम को बनाने में क्या 10 सेकंड से ज्यादा लगेंगे? आपको नहीं लगेंगे। और जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये तो 2 मार्क्स की बात हो रही है, 7 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आपको डायग्राम अगर बना सकते हैं जरूर बनाना चाहिए। अगर छोटे छोटे डायग्राम्स है तो 2 मार्क्स में बना दोगे तो क्या होगा? आपके 2 नंबर पूरे मिलेंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी जो नंबर काट ले। ठीक है, बट आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो अच्छा होना चाहिए। नाउ व्हाट डू मीन बाय फोर्स सिस्टम? व्हेन मेनी फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन। किसी बॉडी के ऊपर क्या होता है कि भाई बहुत सारे फोर्सेस लगे हो सकते हैं। ऐसे तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस होंगे, बहुत ही कम पार्टिकल, बहुत ही कम ऑब्जेक्ट, बहुत ही कम बॉडी ऐसी होंगी जहां पर नंबर ऑफ फोर्सेस ना हो। तो जब किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लगे होते हैं, मेनी फोर्सेस लगे होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग मैग्नीट्यूड के, तो एक फोर्स सिस्टम बनता है। क्या बनता है? एक फोर्स सिस्टम बनता है। तो आप यहां देख सकते हैं ये इसका क्लासिफिकेशन है। अगर क्लासिफिकेशन लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है कॉनकरंट, नॉन कॉनकरंट। इसके अंदर फिर पैरेलल, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, है ना, इस तरह से नॉन कोप्लेनर। चलिए 1 बाय 1 समझ लेते हैं यहां पर। ओके, सबसे पहले आता है आपका कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस बहुत सिंपल सा है। आप यहां पर देख सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं। जैसे आपने रस्सा कस्सी का गेम देखा होगा, रस्सी को कुछ लोग उधर खींच रहे हैं और कुछ इधर खींच रहे हैं। अब ऐसा मत कर देना कि इनके ड्राइंग बनाने लग जाओ, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर ने तो डायग्राम बनाया हुआ था, इसको छाप देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल आपको दिया गया है। ऐसे आप बना सकते हैं, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं, ये इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही लाइन में लगे होंगे, स्ट्रेट लाइन में, और लाइन ऑफ एक्शन एक ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक लाइन है और यहां पर एक फोर्स लगा दिया हमने इस तरह से P1, एक फोर्स और इस डायरेक्शन में लगा दिया P2। अब बैलेंस कर लेते हैं इनको, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो यहां पर P3, इधर लगा दो यहां पर आप P4। तो इस तरह से जितने भी फोर्सेस होंगे P1, P2, P3, ये सब क्या लगे हुए हैं? अलोंग द सेम लाइंस, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन लगे हुए हैं और सेम प्लेन में लगे हुए हैं, है ना। देखो ध्यान से,
कोलिनियर फोर्सेस कौन से होंगे? द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? लाई इन द अलोंग सेम, लाई अलोंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन और सेम प्लेन। जितने भी फोर्सेस होंगे एक लाइन में लगे होंगे, सेम प्लेन में होंगे, है ना। ऐसे फोर्स सिस्टम को हम क्या बोल रहे होंगे? उसको हम बोलते हैं कोलिनियर फोर्सेस। क्या बोल रहे हैं? कोलिनियर फोर्सेस। बहुत सिंपल है, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए रोप इन अ टग ऑफ वॉर। ये आपने गेम देखा होगा और खेला भी होगा। तो ये डायग्राम बनाना है आपको, ये डायग्राम नहीं बनाना है। ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है बेटा, इस डायग्राम को बनाना नहीं है। ऐसा डायग्राम बना सकते हो, दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट आता है आपका कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। ये टर्म्स बार बार यूज होंगी। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन। कोप्लेनर का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस होंगे वो सेम प्लेन में होंगे, है ना, वो सेम प्लेन के अंदर लगे होंगे। बात समझ में आ रही है? पैरेलल का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस हैं, पैरेलल का मतलब है जितने फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बीम का एग्जांपल है, तो यहां पर एक बीम बनी हुई है हॉरिजॉन्टल, तो यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है P1, आप इसको P2 लिख सकते हैं, इसको P3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम P3 लिख सकते हैं। तो ये तीन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब इनको रोकने के लिए, इस बीम को रोकने के लिए यहां पर रिएक्शन आ जाएंगी। इसको बोल देंगे रिएक्शन R1, इसको बोल देंगे R2। अब ये बीम क्या होती है, रिएक्शन कैसे आती है, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। फिलहाल तो एक एग्जांपल दिया गया है कि सिस्टम ऑफ अ वर्टिकल लोड्स एक्टिंग ऑन ए बीम, वो किसका एग्जांपल है? कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस का। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि कोप्लेनर का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस हैं P1, P2, P3, R1, R2, जो रिएक्शंस हैं, जो फोर्सेस हैं, वो सब क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। जैसे अभी ये चारों फिंगर है मेरी, ये चारों फिंगर क्या है? एक प्लेन में है, एक प्लेन में है, ठीक है ना। ये कैसे हैं? एक प्लेन में है। और चारों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखो P1 के पैरेलल में P2, P3, R1, R2, ये सारे फोर्सेस, ये सारी रिएक्शंस एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, एक ही प्लेन में हैं। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इनको? कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे चल सकते हैं, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एग्जांपल है सिस्टम ऑफ वर्टिकल लोड्स एक्टिंग ऑन ए बीम। इस तरह की बीम होती है। अब ये बीम पर रिएक्शंस भी हमको कैलकुलेट करने के लिए आती है एग्जाम में, वो अनदर टॉपिक है, आगे चल करके उसको समझ लेंगे। तो ये बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट आता है आपका कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। देखिए कोप्लेनर का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि जितने भी फोर्सेस होंगे वो सेम प्लेन के अंदर होंगे, वो सेम प्लेन में होंगे। कॉन्करेंट का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस उस बॉडी, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहा होगा। यहां पर अब एग्जांपल देखिए जरा। तो ये एक पॉइंट है, ये कॉमन प्लेन है, ये क्या बना दिया? एक प्लेन बनाया हुआ है। तो सभी फोर्सेस एक ही प्लेन में हैं, इसलिए कोप्लेनर है। अब मान लीजिए ये फोर्स है P1, ये फोर्स है आपका P2, ये फोर्स हो गया P3 एंड दिस वन इज P4। तो P1, P2, P3, P4 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट पे मिल रहा है ना। तो देखो P1 का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, तो ये पॉइंट O से जा रहा है। ये जो P2 है इसका लाइन ऑफ एक्शन भी P2 O से जा रहा है। P3 और P4 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सब यहीं पर है ना। जितने भी लाइन ऑफ, सभी का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है। इसको हमने उस पॉइंट से लिखा हुआ है O। तो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। कोप्लेनर का मतलब है सभी फोर्सेस एक प्लेन में, कॉन्करेंट का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट O से पास हो रहा होगा। तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट O जो है वो यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, वो लिख दिया हमने यहां। द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस मीट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। कि सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है जिस पॉइंट पर मीट करता है, जिस पॉइंट पर वो मिलता है, उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के नाम से जानते हैं। फोर्सेस ऑन ए रॉड रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल इज एन एग्जांपल ऑफ दिस फोर्स सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब वही जो आपको बता दिया कई बार कि सभी फोर्सेस एक प्लेन में होंगे, लेकिन नॉन कॉन्करेंट है। नॉन कॉन्करेंट का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं उन सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल आप बना सकते हैं, ये हो जाएगा P1, P2, P3 एंड दिस इज P4। तो इन सभी का जो लाइन ऑफ एक्शन है अलग अलग है। देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है,
P2 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, P3 का लाइन ऑफ एक्शन ये, P4 का लाइन ऑफ एक्शन ये। तो ये कहीं पर भी क्या है कि एक कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं। तो एक प्लेन में तो हैं, इसलिए कोप्लेनर है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट से इनका लाइन ऑफ एक्शन पास नहीं हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है इनका लाइन ऑफ एक्शन, इसलिए नॉन कॉन्करेंट है। इसलिए क्या है? नॉन कॉन्करेंट है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका नॉन कोप्लेनर। भाई कोप्लेनर नहीं है इस बार, नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब एक प्लेन में नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था, ये चारों फिंगर्स जो हैं अभी एक प्लेन में हैं, यस और नो। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे कर दूं लाइक दिस, ऐसे करके, तो ये अब एक प्लेन में नहीं है, अब ये एक प्लेन में नहीं है। तो जब क्या होगा कि देखो, नॉन कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में नहीं है, और कॉन्करेंट का मतलब है कि इनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहा होगा, यस और नो। जैसे ट्राइपॉड का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ट्राइपॉड रखते हैं ना, जिस पे कैमरा रखते हो आप लोग, तो इनका जो एक देखो एक ही पॉइंट पे मिल रहा होगा, एक ही पॉइंट पे मिल रहा होगा, जिसको आप क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। यानी कि कॉन्करेंट तो है, लेकिन ये क्या है कि ये एक कॉमन पॉइंट्स पर इनका लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिल रहा, मतलब नॉन कॉन्करेंट है। ट्राइपॉड है ना, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो एग्जांपल हो जाएगा इसका, फोर्सेस ऑन ए ट्राइपॉड कैरिंग अ कैमरा। इसको लिख सकते हैं आप P1, ये P2 है, और ये क्या है आपका? P3 है। आगे बढ़े, तो ये एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है। आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट। नॉन कोप्लेनर का मतलब है कि एक प्लेन में भी नहीं है फोर्सेस, और नॉन कॉन्करेंट का मतलब है कि एक पॉइंट से ये इनका लाइन ऑफ एक्शन पास नहीं हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल है फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए मूविंग बस। तो जैसे आप दिखा सकते हैं कि भाई ये P1 है, ये P2 है ना, रैंडमली कुछ भी आप इसमें यहां पर दिखा सकते हैं। P4 है और ये P5 है। तो ये अलग अलग प्लेन में लगे होंगे, और ये इनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा होगा। ऐसा फोर्स सिस्टम क्या कहलाएगा आपका? नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो ये था हमारा फोर्स सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये नोट्स मिल रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएं। मैंने जो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, नोट्स को और अपडेट किया है, और ज्यादा सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है, और थोड़ा सा सिंपल डायग्राम यहां पर बनाने का प्रयास किया है। चलो, इसी के अंदर एक और आ जाता है आपका, लास्ट है ये फोर्स सिस्टम के अंदर, कि जो हमारे कोप्लेनर फोर्सेस होते हैं। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है सारे फोर्सेस, और सभी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसमें भी दो टाइप के हो जाते हैं, नंबर 1 इज लाइक फोर्सेस और नंबर 2 इज अनलाइक फोर्सेस। तो देखो, एक ही प्लेन में है, क्या है? एक ही प्लेन में है और पैरेलल भी है। लेकिन लाइक और अनलाइक का मतलब समझो। यहां पर देखो, ये कोई एक प्लेन है, इस प्लेन में दो फोर्स लगे हुए हैं, एक है आपका P1 और दूसरा है आपका P2। एक ही प्लेन में है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब कोप्लेनर भी है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, 0 डिग्री पे लगे हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको बोलेंगे हम लाइक फोर्सेस। लेकिन इस केस में, दूसरा वाला जो केस है, इसमें क्या डिफरेंस है? अभी भी P1 है, ये आपका हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा आपका P2। तो P1 और P2 अभी भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, अभी भी एक ही प्लेन में हैं, यानी कोप्लेनर भी हैं और पैरेलल भी हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हैं, 180 डिग्री में हैं। अगर एक ईस्ट में है तो दूसरा नॉर्थ में, एक राइट तो दूसरा लेफ्ट है, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? अनलाइक force system. So this is all about the force system and types of force system. Force system क्या होता है और force system कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सिंपल से डायग्राम बनाने का मैंने प्रयास किया है। नेक्स्ट आता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप यहां पर देख सकते हो, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट अ पॉइंट। जब किसी पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट, देखो ये जो चीज है, ये वाली स्लाइड, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। या तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा आपसे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। इस बार भी एग्जाम में 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था रिएक्शंस कैलकुलेट करने का, पहले भी कई बार आ चुका है। तो हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शंस, जब हम रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता लगना चाहिए कि मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्लाइड जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो होता क्या है कि भाई जब हम किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखते हैं, मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो होता क्या है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। जो फोर्स है, जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन है, वहां से कितनी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हैं। इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। तो यहां पर आप देखिएगा जरा ध्यान से,
यहां पर आप ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए ये पॉइंट O है और ये कोई लीवर है या कोई रॉड है और इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, इसकी जो लेंथ है उसको हम बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए D है। अब यहां पर एक फोर्स हमने लगाया हुआ है दैट इज F, जिसका मैग्नीट्यूड है, तो ये F है और ये डिस्टेंस D है। अब ये जो हमारा फर्स्ट वाला केस है इसको हम बोल दे रहे हैं ये है हमारा फर्स्ट केस। तो ध्यान दीजिएगा इस फर्स्ट वाले केस में मोमेंट कितना होगा O के अबाउट, क्योंकि मोमेंट अगर हम लिख रहे हैं तो किसी पॉइंट के अबाउट तो मोमेंट आएगा, वो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो इस पॉइंट O के अबाउट हमको मोमेंट लिखना है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, हम लिख रहे हैं पॉइंट O के अबाउट किसका मोमेंट लिख रहे हैं, फोर्स का मोमेंट लिख रहे हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा F और इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना डिस्टेंस कौन सी आएगी, परपेंडिकुलर, और कहां से, फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। तो ये जो फोर्स लगा हुआ है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। अरे लाइन ऑफ एक्शन कैसे पता लगता है कि इसकी टेल को और हेड को आगे बढ़ाओ, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो यही है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो। तो यहां पर MO लिखा हुआ है, M का मतलब है मोमेंट, O का मतलब है पॉइंट O के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो। किसका मोमेंट लिख रहे हो, F का मोमेंट लिख रहे हो। तो F प्रोडक्ट लेना ना फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज D। तो F इंटू D। बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, यस और नो। दूसरा केस लेते हैं, अब आपको समझ में और क्लियर हो जाएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे हमने देखना है। न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होंगे। अब देखो ये फिर से वही है, एक लीवर है, कोई रॉड है और अभी इस पॉइंट पर जो एक लोड लगा, फोर्स लगा हुआ है F, और ये जो फोर्स F की डायरेक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये होगा। अरे यस और नो, डिस्टेंस अभी भी इसकी D है। तो बताओ सेकंड वाला जो केस है, ये जो सेकंड वाला केस है, दिस वन इज द सेकंड वन। इस सेकंड वाले केस में जो फोर्स लगा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, अभी भी हम पॉइंट O के अबाउट मोमेंट लिखेंगे। तो मोमेंट कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस तो अभी भी D है लेकिन परपेंडिकुलर कितनी है, क्योंकि यहां से तो यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, दैट इज D। लेकिन इसकी परपेंडिकुलर, इसका तो लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये था तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D थी, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो यहीं से पास हो रहा है। इसको बढ़ाओगे इधर तो जिस फोर्स का मोमेंट आप लिख रहे हो उसका लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0। तो इस फोर्स का मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से इस पॉइंट O के अबाउट जो मोमेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया होगा तो आपको कैलकुलेशन करने में नहीं दिक्कत आएगी जब आप रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो जिस फोर्स का मोमेंट आप लिख रहे हो उसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो, तो मोमेंट विल बी इक्वल टू 0, मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। अब ये तो हो गया, देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये था, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है। एक तीसरा केस ये भी हो सकता है कि वो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना ही क्या है वो आपका वर्टिकल है। तो ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, इस केस में आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आप मुझे बता सकते हैं, अच्छे से आप जानते होंगे कि एक कंपोनेंट ये आएगा और इसका दूसरा कंपोनेंट ये आएगा। आप जानते हैं कि थीटा के साथ जो होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज कॉस। ये बात तो आपको पता है। तो ये एफ है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। आप मुझे बता सकते हैं कि इसका मोमेंट आएगा, थर्ड वाला केस इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप थर्ड केस कंसिडर कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो बताओ पॉइंट O के अबाउट मोमेंट कितना होगा। तो F के दो कंपोनेंट हो गए। एक बात बताना, ये जो F cos थीटा है, F cos थीटा का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो यहीं से पास हो रहा है, यानी ये वाला केस बन गया सेकंड वाला। F cos थीटा के लिए सेकंड वाला केस बन गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। तो ये हो जाएगा आपका F cos थीटा इंटू 0। अब दूसरा कंपोनेंट कौन सा बचा, F sin थीटा। तो ये F sin थीटा तो पहले वाला केस बन गया, यानी कि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये और डिस्टेंस कितनी है D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है D। तो प्लस के F sin थीटा और डिस्टेंस कितनी है D। फाइनली पॉइंट O के अबाउट कितना हो जाएगा मोमेंट, दैट इज F sin थीटा इंटू D। इस तरह से आप किसी पॉइंट के अबाउट फोर्स का मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो पूरा यहां पर मैंने आपको समझा दिया है। अब ये क्लॉकवाइज हम प्लस लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर फोर्स है तो उसको हम माइनस लेते हैं। अगर फोर्स कैसा है, उस फोर्स की वजह से और जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज आ रहा है तो प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज अगर तो माइनस। इसको अभी समझने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस हम तभी कर लेंगे जब रिएक्शंस कैलकुलेट कर रहे होंगे। आई होप कि मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको मैंने इन तीनों केसेस के माध्यम से समझा दिया है।
ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जो कमेंट होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप लोग कमेंट जरूर लिखा करें। आप एप्लीकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, आप कमेंट लिख करके जरूर जाया करें। आप चले जाओगे पढ़ करके, आपके जूनियर्स आएंगे बाद में, उनको कमेंट्स पढ़ के पता लगना चाहिए कि कंटेंट कैसा था, समझ में आता है कि नहीं आता है आपको। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जरूर लिखा करें। अच्छा लगता है तो अच्छा लिखें, और आपको लगता है कि कहीं पर इंप्रूव करने की जरूरत है तो जरूर लिखें, तो वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद आता है कपल क्या होता है। कपल का मतलब ही नाम से पता लग रहा है, कपल का मतलब दो से होता है। कपल का मतलब दो से होता है, तो इसको भी हम डायग्राम से समझाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स डायग्राम बनाते नहीं है, फिर बोलते हैं कि सर हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 60 नंबर आएंगे, आ रहे हैं 40 नंबर। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? वो डेफिनेशन बस थ्योरी लिख के आते हैं, डायग्राम पर फोकस नहीं करते हैं। तो देखो, कपल का मतलब क्या हुआ? कपल का मतलब है कि दो फोर्सेस होंगे। कितने फोर्स होंगे? दो फोर्स होंगे। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं, एक फोर्स ये लगा हुआ है और दूसरा फोर्स ये लगा हुआ है। और ध्यान देना, दोनों फोर्सेस दो तो होंगे, दोनों अलग अलग पॉइंट पर लग रहे होंगे। दोनों अलग अलग पॉइंट पर लग रहे होंगे, यानी उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रही होगी। इन दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस रहेगी। तो दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। दो फोर्स होने चाहिए कपल के लिए। कपल कब बनेगा? दो फोर्स जब होंगे और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होगा, ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड होगा तो ये अपवर्ड होगा। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों फोर्स मिलकर क्या बनाएंगे? एक कपल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आप कार चला रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, और कहीं पर मोड़ आता है, आपको टर्न लेना है। क्या लेना है? टर्न करोगे आपको, तो ऐसे आपने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है तो फोर्स लग रहे होंगे इस तरह से, लाइक दिस। बोलो यस और नो। तो यानी कि एक इस वाले हैंड से आगे की तरफ फोर्स लग रहा है और इस वाले से पीछे की तरफ, इस तरह से। मतलब हमेशा क्या रहेंगे? दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। दोनों हाथ एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। तो क्या बनाएंगे? एक कपल बनाएंगे, और एक टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा कुछ इस तरह से। एक टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा लाइक दिस। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। दोनों फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल हैं। और कैसे हैं? अपोजिट हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली लगे हुए हैं, एक साथ लगे हुए हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स। दोनों अलग अलग पॉइंट्स पर हैं, यानी कि दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर ये लगे हुए हैं। देयर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। जब अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो रिजल्टेंट कितना आएगा? इनका जीरो आएगा। बट बोथ दीज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ट्राई टू रोटेट द बॉडी। ये बॉडी को रोटेट कराने का प्रयास करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, एंड दीज टू फोर्सेस फॉर्म्ड अ कपल। और ये दोनों फोर्स मिलकर के क्या बनाते हैं? एक कपल बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों हो सकता है कि 2 नंबर में डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए। लास्ट में आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। AKTU एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, या तो 2 नंबर में आता है या फिर किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अटैच होकर के आ सकता है। और बड़ा ही सिंपल सा है, डेफिनेशन को समझ लेना, अभी पढ़ लेना बाद में। मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लो कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पर एक पॉइंट है ए। ध्यान समझना, ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पर एक फोर्स लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड हमने पी से लिख दिया है। पी क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब मैंने तो आपको बोला था कि जब भी फोर्स की बात हो रही होगी तो क्या पता होना चाहिए? उसका आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो यहां पर उसका मैग्नीट्यूड कितना है? पी है। आपको क्या पता होना चाहिए? इसका लाइन ऑफ एक्शन होना पता होना चाहिए। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा कि भाई इसका हेड जिस तरफ एरो है और उसके पीछे की साइड बढ़ा दो, तो इसका ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। और मैंने बोला था आपको कि उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में ये एरो लगा हुआ है, जिस तरफ एरो लगा हुआ है वही फोर्स की डायरेक्शन है। पॉइंट ए क्या है? इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो पॉइंट ए पर एक फोर्स लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड P है, और ये इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लगा हुआ है, और ये इसकी डायरेक्शन दे रखी है। अब हमने क्या करना है कि एक और पॉइंट हमने उसी लाइन ऑफ एक्शन पर लिया। ये जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे हमने एक पॉइंट लिया B, दूसरा पॉइंट उसी लाइन ऑफ एक्शन में और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा था उसी तरफ आगे की तरफ हमने एक पॉइंट B ले लिया। अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट B पर एक फोर्स लगाओ इस तरफ और उस तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ये वाला जो फोर्स P है और ये वाला जो फोर्स P है हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए।
तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इस बॉडी की रिजल्टेंट पे या इस बॉडी के इक्विलिब्रियम पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने 10 रुपए आपको दिए और 10 रुपए आपसे वापस ले लिए, तो नेट कितना हुआ? 0। किसी इक्वेशन में आपने 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया, क्या उस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे हमने क्या करा, एक फोर्स P लगाया और ये एक P फोर्स लगाया, दोनों आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम ऐसा तो कर सकते हैं कि ध्यान रखना कि ये जो फोर्स का मोमेंट है, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो उसी के बराबर है। बी पॉइंट पर जो हमने फोर्स लगाया है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना ए पर है। तो एक काम कर सकते हैं कि ये वाला जो फोर्स इधर जा रहा है और ये जो पहले इधर से लगा हुआ था, क्या हम इस वाले फोर्स को और इस वाले फोर्स को भी तो आपस में निगलेक्ट कर सकते हैं? सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसको इससे निगलेक्ट कर दें तो केवल ये वाला फोर्स बचेगा। अगर इसी के इक्विवेलेंट डायग्राम ये बना हुआ है, इसी को आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये वाला फोर्स जो पॉइंट ए पे था वो इस वाले फोर्स से कैंसिल आउट हो गया, तो इसका रिजल्टेंट डायग्राम ये है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को और इस डायग्राम को अगर आप कंपेयर करें, तो जो पॉइंट ए पे एक फोर्स लगा हुआ था P, वो यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे शिफ्ट हो गया है, उसी डायरेक्शन में, उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ये शिफ्ट हो गया है। तो ये बॉडी और ये बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, ये बॉडी भी क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के हिसाब से क्या होगा कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगा हुआ है तो उस फोर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरे पॉइंट पे, उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग और उसी डायरेक्शन में। तो बॉडी की इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। देखो लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स मे बी शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट। ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ए से शिफ्ट हो गया, कहां पर? बी पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, एंड इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एरो, जिस तरफ एरो लगा हुआ था उस तरफ हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। द बॉडी विल रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आप डायग्राम बना सकते हैं, बहुत सिंपल से डायग्राम है, बहुत इजीली 10 सेकंड में 15 सेकंड में आप बना सकते हैं। तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले कई बार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज हमने पढ़ा है फोर्स क्या होता है, फोर्स सिस्टम क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है। ये अभी तक इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस आपका अभी रिवाइज हुआ था, जो बी सीरीज आपकी चल रही है, और अभी तक 3 पेपर हुए हैं इस सिलेबस के हिसाब से। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे का पूरा सिलेबस 3 पेपर में आ जाएगा, है ना। तो नए टॉपिक्स भी हर बार आते रहते हैं। तो हम आपको पूरा सिलेबस, जो AKTU का प्रिस्क्राइब सिलेबस है, पूरा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो AKTU में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी उसमें कवर हो जाते हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया आपसे। एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये पूछा गया आपसे। ये ध्यान रखना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस हैं ये 22, 23 नहीं 23-24 में पूछा गया आपसे। दिस इज 2023-24 ऑड सैम में पूछा गया है, ऑड सैम में पूछा गया है आपसे, ठीक है। और ये 22-23 में पूछा गया है, और 1-2 बार और भी पूछा गया है, ये है ना। ये तो कई बार आया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप चाहें तो और दोबारा से, अच्छा जितने भी ये डीपीपी, एक तरह से डीपीपी जो मैंने आपको दी लेक्चर 1 की, इसको अलग से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको नोट्स के अंदर दिए हुए हैं, टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, तो वहां से आप इसको PDF से रिवाइज कर सकते हैं। अब आपने अगर पूरा वीडियो लेक्चर्स देख लिया है, दोबारा लेक्चर आपको देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बस आपके पास ये PDF नोट्स हैं। जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो हर एक सब्जेक्ट के वहां पर मिल ही रहे होते हैं, और जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन में जाएंगे, फ्री मटेरियल के अंदर, वहां से आप डाउनलोड करके नोट्स को जिस दिन एग्जाम होगा उससे 1 दिन पहले आप रिवाइज कर लीजिएगा। कल आपका एग्जाम है इंटरनल, PUT वगैरह, 1 दिन पहले रिवाइज करो, आपका एकदम से रिवीजन हो जाएगा, फास्ट रिवीजन। तो वीडियो लेक्चर्स को आप एक बार देखो, लेकिन अच्छे से देखो। उसके बाद जो PDF नोट्स हैं, जो लेक्चर आपने देखा है उसी लेक्चर के PDF अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। तो कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, आसान सब्जेक्ट है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो मैथमेटिक्स 2 इस बार पढ़ रहे हैं, है ना, अगर आप सेकंड सेम में हैं तो मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे होंगे। जो सेमेस्टर 1 होता है उसमें मैथ्स 1 पढ़ रहे होते हैं। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में आपको सबसे ज्यादा एनर्जी डालनी होती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है सफिशिएंट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छा
कर पाएंगे, लेकिन जहां पर कैलकुलेशन होती है, जहां पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, वहां पर संभावना यह भी होती है कि वहां पर आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं सेम 1 में भी सेम 2 में भी प्रीवियस ईयर्स में, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट लेकर गए, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेकर के आते हैं। गुलशन सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होते हैं, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, उसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पढ़ चुके हैं तो आपको इस बात का आइडिया होगा। तो ठीक है, बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है वास्तव में, तो आप अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को आप बता सकते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही जो है कोर्सेज के बारे में पता लग पाता है। यूट्यूब और एप्लीकेशन के बारे में अगर पता लगता है तो वो आप ही के माध्यम से पता लगता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूट्यूब के जो, अगर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट्स लिख दीजिएगा, और ताकि जो आपके जूनियर्स आएंगे आने वाले टाइम में, अगले नेक्स्ट ईयर, तो उनको भी पता लग जाए कि कंटेंट कैसा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स पढ़ते हैं और कमेंट्स को देख करके ही उनको आइडिया लगता है कि हाँ किस तरह का कंटेंट रहा होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।